सभी को क्या है, गुड इवनिंग है। और कोई कह रहा है पिंपल हो गए क्या फेस पे? अरे वो तो छोटी मोटी चीजें यार, चलती रहती हैं जीवन में, है ना, इन पे इतना क्या ही ध्यान देना। हल्का फुल्का कुछ हुआ होगा। बाकी प्रॉपर पिंपल पे भी चर्चा करेंगे। अब हम अभी आएंगे पिंपल, हम बताएंगे किशोरावस्था में होते हैं। आते हैं एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, अगर लास्ट क्लास आपने अटेंड की होगी तो आप इसके बारे में अवगत होंगे। विकास के चरण, के विकास जो है अलग अलग चरणों में होता है, यानी स्टेजेस हैं किसके, डेवलपमेंट के। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण, विकास के चरण। और अगर हम बात करें यहाँ विकास के चरणों की, तो हमने प्रेगनेंसी पीरियड जिसको प्रीनेटल पीरियड कहते हैं, उसके बाद अगर हम देखें जन्म के बाद तो हम इन्फेंसी की बात करते हैं, है ना। फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड आता है, बच्चा भाषा विकास बहुत तेजी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में, है ना, बहुत ही तेजी से भाषा का विकास, उसकी इवन शारीरिक विकास अर्ली चाइल्डहुड। फिर लेटर चाइल्डहुड की हमने बात कर ली। और अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज की, अभी हम आज बात करेंगे अडोलेसेंस की, जो कि महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलता ही है, किशोरावस्था से स्टार मार्क कर सकते हैं हम इसको, ये काफी महत्वपूर्ण है। बढ़िया था जंगल सफारी सुधा, राजस्थान में, रणथंभौर। ठीक, अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। बात सही है या नहीं है? बात एकदम सही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडोलेसेंस, किशोरावस्था, 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 किशोरावस्था। ठीक है, ठीक है। अब किशोरावस्था की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो देखा ये जो स्टेजेस हैं ये जनरल मार्कर्स हैं, यानी सामान्य तौर पे बांटी हुई है, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि ये भी जो चाइल्डहुड की संप्रत्य है, चाइल्डहुड की अवधारणा है, चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे जो स्टेजेस हैं, तो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक रचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, या ये जो स्टेजेस हैं ये सामाजिक संरचना है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक संस्कृति में, एक देश में जैसा अनुभव बाल्यावस्था को लेकर या चाइल्डहुड को लेकर के एक व्यक्ति का या बच्चे का है, वैसा ही सेम दूसरे देश में या दूसरी संस्कृति में भी होगा, या अडोलेसेंस को लेकर के भी सेम जो है दृष्टि होगी समाज की, जरूरी नहीं है। तो ये स्टेजेस में एज सेम होने के बावजूद कई बार समाज फिर निर्धारित करता है कि आपके घर का बच्चा बच्चा है जिसको छठी क्लास में भी पापा मम्मी दूध दे करके स्कूल छोड़ने जाते हैं, और एक बच्चा है जो शायद 6 साल का है और वो बस में कूद के चढ़ जाता है बिना चप्पल के गुब्बारे बेचने के लिए, और फिर खुद से रोड क्रॉस करके आ जाता है और सारी चीजें कर लेता है। तो उसका बचपन बचपन नहीं है, या कहें तो उसका बचपन एकदम अलग है, आपके घर के बच्चे का बचपन एकदम अलग है। केन्या में कोई बच्चा रह रहा होगा, उसका बचपन एकदम अलग होगा, आपका बचपन एकदम अलग है। ठीक है ना। तो ये क्या है, बचपन भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर स्टेजेस फिक्स होने के बावजूद जो एक्सपीरियंस ऑफ बचपन है या एक्सपीरियंस ऑफ एडोलेसेंस है, कई जगह पे एडोलेसेंस किशोरावस्था को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कई जगह पे अरे अब तुम बड़े हो गए हो या बड़ी हो गई हो, अब थोड़ा लड़कों से दूर रहो, फलाना करो, ये करो, उन पे रोक लगा दी जाती है बच्चों पे। तो सामाजिक अवधारणा भी इसके अराउंड घूमती है, सोशल कंस्ट्रक्ट भी है इन सब स्टेजेस के अराउंड। एक तो है एज के आधार पर, दूसरा है कि फिक्स ना होकर के, ये यूनिवर्सल ना होकर के क्या हो गई, ये सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया। अलग अलग समाज अलग अलग दृष्टि से इनको देखता है। ठीक है ना, क्लियर बात है। चलिए, मैंने जैसे स्पेशल पेडागोजी का बैच लिया है, ऐप में दिखा रहा था कि क्लास 13 फरवरी से शुरू होगा, बट हुआ नहीं। फिर अनाउंसमेंट आया कि 19 फेब से शुरू होगा, फिर अचानक से आज रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हुए। इधर क्या अलग से क्लास नहीं होगा? सारी क्लासेस अलग से ही होंगी, लाइव चल रही है आपकी क्लासेस। 3-4 क्लास या जितनी भी क्लास अब तक हो चुकी हैं, क्योंकि हमने केवीएस कंबाइंड बैच निकाला था, अलग से पेडागोजी नहीं निकाला था। आप लोग की डिमांड आने के बाद पेडागोजी को अलग से भी निकाल दिया गया, लेकिन जो क्लासेस अभी 2-4 दिन पहले जब से बैच शुरू हुआ है, 2-4-6 क्लास जितनी भी हैं, वो आपको रिकॉर्डेड दे दी गई हैं, और आज से लाइव शुरू हो गया है। तो वो पिछला आप इतना कवर कर लीजिए, और आज से लाइव आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेगा ही। ठीक है ना। बैच वो 13 से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें अपलोड क्लास नहीं हुई होंगी। हाँ, मेरी क्लास में आप अच्छे से अटेंड कर लेंगे, प्रीवियस ईयर करा देंगे हम आपको, या मतलब खुद से करेंगे आप प्रीवियस ईयर, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में बीच में कराऊंगी या शीट वगैरह देंगे, उतना इनफ हो जाएगा, मोर देन, अगर उसको आप अच्छे से कर लें तो। एक तरफ तो ये है कि ये एजेस में बांटा हुआ है हमने स्टेजेस में, जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी, 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, फिर 6 से 12 जो है उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, 12 से 18 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किशोरावस्था है आपकी। तो ये एजेस में बटे होने के बावजूद भी सामाजिक कंस्ट्रक्ट भी इसमें काम करता है।
प्रीनेटल स्टेज मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो गर्भ से पहले की अवस्था है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। इस पर चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, जिन्होंने ना देखी हो वो प्लीज देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं किशोरावस्था की। इससे पहले की कहानी हम अब तक की क्लासेस में कर चुके हैं। किशोरावस्था एक स्टेज है डेवलपमेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तूफानी काल है। 12 से 18 वर्ष हम इसको जनरली मान करके चलते हैं। 12 से 18 वर्ष हम इसको टीन एज भी कह देते हैं कई लोग, है ना। और अगर हम कह रहे हैं किशोरावस्था की, जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक सेकेंड रुकना, किशोरावस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, देखना, किशोरावस्था की जब हम बात कर रहे हैं, यानी अडोलेसेंस की जब हम बात कर रहे हैं, अडोलेसेंस, अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था। और अगर हम बात करते हैं, एक तो जो जनरल एज का जो एज फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, वो हम 12 से 18 वर्ष रखते ही हैं। WHO की माने, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम माने, तो ये क्या है, 10 से 19 वर्ष का बच्चा भी यहाँ आ जाएगा। 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। 10 से 19 कहा है WHO ने, जनरल टर्म्स में 12 से 18। कई लोग टीन एज कहेंगे तो वो कर देंगे, कह देंगे कि भाई 13 to 19 होता है टीन एज, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो उसको भी कह देते हैं कई लोग। तो ये नॉर्मल सेंस में अगर हम देखें 10 से 19 WHO, 12 से 18 जनरल सेंस, सामान्य, ठीक। क्योंकि 12 तक अगर हम देखें, 6 से 12 में हम गैंग एज जिसको कह रहे थे, लेटर चाइल्डहुड, वो था, ठीक है। अगर आपने कंबाइंड बैच लिया हुआ केवीएस का, तो आपको केवीएस पेडागोजी स्पेशल बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि पेडागोजी तो सेम ही होगी दोनों में। बिल्कुल इनफ है मनीषा, पूरा सिलेबस में अच्छे से कंप्लीट करा के चलूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको अलग से बहुत किताबें पढ़नी होंगी इसके लिए, ठीक। द पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप टू एन अडल्ट फ्रॉम अ चाइल्ड इज नोन एज अडोलेसेंस। यानी अडोलेसेंस किसको कह रहे हैं हम, द पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप टू एन अडल्ट, एक अडल्ट में कन्वर्ट होना या फिर बड़ा होना एक अडल्ट के रूप में, वयस्क, वयस्कता की ओर जाना, फ्रॉम अ चाइल्ड इज नोन एज अडोलेसेंस। यानी आप एक बच्चे थे छोटे, आप जा रहे हो किसमें, एक अडल्ट, एक वयस्क, जैसे आपके मम्मी पापा होते हैं, वो बनने आप जा रहे हो बच्चे से, ठीक। तो ये जो बनने का टाइम है, ये जो बीच का टाइम पीरियड है, ट्रांजिशन का जो काल है, इसको अडोलेसेंस कह रहे हैं। कि अब आप ना तो बच्चे हैं यहाँ पे, ना आप बड़े हैं, तो यहां आप चाइल्ड थे, इधर जाकर के आप अडल्ट हो, ठीक है, अडल्ट हो, वयस्क हो। क्लियर है बात। यहां बालक थे आप या बालिका थे, वॉटेवर, ठीक। अब ये जो बीच वाला टाइम पीरियड है, इसमें ना आप बच्चे हो, ना आप बड़े हो, आप किशोरावस्था में हो, टीनेजर हो, किशोर या किशोरी कहलाओगे। ना तो आपको हम एक अडल्ट कह सकते हैं, ना हम आपको एक बच्चा कह सकते हैं। अब आप बीच की अवस्था में कहीं हैं, इस बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, अडोलेसेंस कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, ठीक। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, ब्रिज पीरियड है, यानी ये एक पुल का काम कर रहा है। एडोलेसेंस की जो उम्र है, ये 12 से 18 वाली, ये एक ब्रिज का, एक पुल का काम कर रही है। किस किस के बीच में, चाइल्ड यानी बच्चे के बीच में, और एक वयस्क के बीच का जो पीरियड है वो एडोलेसेंस है। बात सही है या नहीं है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो एक बच्चे से वयस्क होने की अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। बच्चे से, बच्चे से, बच्चे से वयस्क होने की अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। तो बच्चे से जब आप एक वयस्क बन रहे हो, इतनी बात क्लियर है हमको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टर्म अडोलेसेंस डेराइव्स फ्रॉम। अब ये वर्ड जो अडोलेसेंस आया है, ये आया कहां से, तो एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है बेसिकली, जिसको हम अडोलेसियर कहते हैं, उससे निकला है वर्ड अडोलेसेंस, है ना। लैटिन वर्ड है, द टर्म एडोलेसेंस डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडोलेसियर। यहां ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अडोलेसियर, ठीक। मीनिंग टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी, यानी इसका अर्थ क्या होता है अडोलेसियर का, हाँ, अडोलेसियर का, नेहा एक बार आप मेल डाल दो, himanshi.edu10@gmail.com, अडोलेसियर। अब ये जो वर्ड है, किशोरावस्था शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसेंस से हुई है, यानी कि जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या, परिपक्वता की ओर बढ़ना।
एडोलेसियर का जो मतलब है, एडोलेसेंस आया है एडोलेसियर से, ऐसे देख सकते हो उसको। एडोलेसेंस लिखा हुआ है एक तरफ, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था जिसको हम कह रहे हैं, इंग्लिश वर्ड है किशोरावस्था, आया है एक लैटिन शब्द से। एडोलेसियर जिसको आप कह सकते हो, एडोलेशियर, जिसका क्या मतलब है, टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर आप बढ़ रहे हो, टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी आप मेच्योर होने की तरफ बढ़ रहे हो, हुए नहीं हो अभी। थैंक यू दीक्षा, कह रही है 5 स्टार सबमिट कर दिया, धन्यवाद। बिल्कुल, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मुकेम्बो खुश हुआ। आ जाओ एक बार, मैम आपसे सीढ़ी पढ़ के सब्जेक्ट से प्यार हो गया, थैंक यू श्वेता। देखिए, नहीं अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बैच अच्छे से पढ़ लो, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस लगा लो, प्रीवियस ईयर कर लो, इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। इतना तो करो अच्छे से कि दिमाग में सेट हो जाए। यही दिमाग में सेट ना हो तो आप कितना भी नया पढ़ लो, दुनिया से अलग पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक से जब हिल गए आपके, जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट था वही नहीं पढ़ा, तो फिर इधर उधर भागते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो किशोरावस्था शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसियर से हुई है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी की ओर आप बढ़ रहे हैं। इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं हम, यानी कि संक्रमण काल, ट्रांजिशन है आपका किससे किसके बीच में, एक बच्चे से, एक चाइल्ड से एक अडल्ट के बीच का जो ट्रांजिशन का काल है, उसी को हम संक्रमण काल कह रहे हैं या किशोरावस्था कह रहे हैं। इसको ब्रिज पीरियड भी कह देते हैं, क्योंकि ये पुल का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। जैसे ब्रिज क्या काम करता है, मान लो एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ या एक तरफ रोड भी क्रॉस करने के लिए आज की डेट में तो आप देखेंगे कि एक तरफ आपका ब्रिज बना हुआ है कि इस साइड से रोड की उस साइड जा पाए आप। बड़े शहरों में आपको ब्रिज दिखते हैं बने हुए, है ना। या फिर नदी पे ब्रिज बना हुआ है, उस पे ट्रेन जा रही है, या फिर उस पे आप पुल बेसिकली जिसको हम कहते हैं, तो यहां से आप वहां पहुंच पा रहे हैं। ठीक है ना शिवानी, तो वहां से आप, बहुत बढ़िया, धन्यवाद रवि। देखते हैं, पढ़िए, अब जुड़ गए हैं आप तो अच्छे से पढ़िए। तो ब्रिज यानी पुल। अब ये जो ब्रिज है, ट्रांजिशनल पीरियड जिसको हम कह रहे हैं, कि एक बच्चे से, एक किड से, एक चाइल्ड से आप कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, एक अडल्ट में। अब इसके बाद अडल्टहुड आएगा, क्योंकि 18 प्लस हो जाएंगे ना जब 12 से 18 के बाद, तो क्या कहलाएंगे आप, एक अडल्ट कहलाएंगे। आपका आधार कार्ड बनेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, आप वोट दे पाएंगे, 70 चीजें हैं, तो आप एक अडल्ट या एक वयस्क कहलाएंगे। अब यहाँ ना आप बच्चे रहते हैं और ना आप बड़े हैं, ये ऐसा काल है जहां पे ये पुल का काम करता है। कौन सा काम, पुल का काम क्या करेगा, एडोलेसेंस, किशोरावस्था जिसको हम कह रहे हैं, टीनेजर जिसको हम कह रहे हैं। अब मम्मी पापा 1 मिनट में कह देते हैं अरे इतने बड़े हो गए, अपना काम खुद से नहीं होता, और 2 मिनट में कहेंगे चुप रहो, घर के बड़े डिसीजन तुम नहीं लोगे, हम लेंगे, तुम अभी बच्चे हो। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं कि मैं क्या हूं। तो वो ट्रांजिशन में है, परिवर्तन के काल में है। ठीक है ना, परिवर्तन के काल में है, बहुत बढ़िया श्रेया, परिवर्तन के काल में है। ठीक है ना, इनफ है वो आराधना, बस प्रीवियस ईयर मैं रीड को लेके एक सेशन लूंगी भी यूट्यूब पे, वो देख लेना। तो अगर हम देखें ब्रिज पीरियड, एडोलेसेंस को हम कह रहे हैं यहाँ, किसको, एडोलेसेंस को हम कह रहे हैं यहाँ, किशोरावस्था को। और अगर देखा जाए तो ये संक्रमण काल है, तो ये ब्रिज है, दोनों के बीच में पुल है, ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है, जहां से ट्रांजिशन हो रहा है एक बच्चे में। अगर वैसे मेरे पास एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा मूवी, वो शायद भेड़िया में भी दिखाया गया है, भेड़िया मूवी मैंने देखी नहीं है, बट मुझे आइडिया है कि ऐसा ही है, उसमें कुछ ट्रेलर वगैरह में देखा होगा कि वो जो वरुण धवन है, वो भेड़िया से इंसान में कन्वर्ट होते हैं, इंसान से भेड़िया में। या फिर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, श्रीदेवी को याद कीजिए, नागिन, नगीना, जो भी इस तरह की मूवीज पुराने जमाने में आया करती थी, अगर कोई इतना पुराना व्यक्ति है, या वो जो सीरियल आता था नागिन टाइप का, कि वो जो एक्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो जा रही है ह्यूमन में, और इंसान से लड़की से वो सांप बन जा रही है, फिर से स्नेक बन जा रही है। इसका मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक, या जैसे उसमें होता है आपका वेम्पायर डायरीज, एक सीरियल होता है अंग्रेजी का, तो वो वेम्पायर से ह्यूमन बनते हैं, ह्यूमन से वेम्पायर में ट्रांजिशन करते हैं, और वो ट्रांजिशन टफ होता है, मतलब उल्टा तो नहीं होता, एक बार अगर ह्यूमन से मर के जो है वो ट्रांजिशन होता है उनका वेम्पायर में, तो वो वैसा है। एनीवेज, तो ट्रांजिशनल पीरियड यानी संक्रमण काल, चेंज का, परिवर्तन का काल है, कुल मिलाकर के बात ये है, पीरियड ऑफ चेंज है। पीरियड, और परिवर्तन हमेशा मुश्किल होता है, चाहे वो आंदोलन से आए, क्रांति बेसिकली मुश्किल होती है। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन या चेंज, पीरियड ऑफ चेंज कह लीजिए आप, परिवर्तन का काल कह लीजिए।
देखते हैं। ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर, यानी मुख्य रूप से एक प्यार की कहानी, हाँ सबको याद आ रहे हैं, वो 1-1 करके कुछ तो था, वो एक सीरियल मतलब एक चैनल हुआ करता था, मेरे को भी याद है, छोटी थी तब मैं। नागिन तो ऑलमोस्ट सबने देखा ही होगा। अगल बगल ही रहते हैं ऐसे लोग, वाह वाह वाह। बहुत मजे आ रहे हैं फालतू बातों में, इतना भी सच नहीं बोलना था। आ जाओ इधर, देखो एक बार इस अब कैसे चेंजेस हो रहे होते हैं इस स्टेज में। तो ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर। वैसे तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, बट उन सभी परिवर्तनों को हम 2 कैटेगरी में, हाँ पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, 1-2 दिन रुक जाओ, मिल जाएगा। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम उन परिवर्तनों को। वो कौन से, यानी बहुत सारे परिवर्तन है लेकिन 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या है, या तो वो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल को हम जैविक या शारीरिक परिवर्तन भी आप एक तरह से कह सकते हो, जो आपकी बायोलॉजी, आपके जेनेटिक मेकअप की वजह से हो रहे हैं। तो जैविक परिवर्तन या फिर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। ठीक है बात, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, इतनी बात क्लियर है। तो बायोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल, 2 प्रकार के परिवर्तनों, मतलब 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस बोले तो, बायोलॉजिकल चेंजेस बोले तो जैविक परिवर्तन, यानी आपकी बायोलॉजी में कि आप पीरियड्स शुरू हो रहे हैं महिलाओं के लिए, यानी फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेल्स में दाढ़ी आ रही है ना, और टेस्टिस, ओवरीज, ये सब तो होते ही हैं। तो सेक्सुअल प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होते हैं इस स्टेज में। प्यूबर्टी हिट करती है, यौवनावस्था जिसको हम कह रहे हैं। और साइकोलॉजिकल भी हाइट बढ़ रही है, अचानक से आवाज में चेंजेस आ रहे हैं, मेल फीमेल सब में होते हैं। तो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं कुछ तो, और कुछ है साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल कैसे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस में उतार चढ़ाव है ना, सोच में एक बदलाव आ रहा है, क्रांति की भावना, ये सब आता है। तो साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे चेंजेस हैं, और फिजिकली या बायोलॉजिकली तो चेंजेस हैं ही। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। 5 मेजर एरियाज ऑफ फिजिकल ग्रोथ, यानी 5 मुख्य प्रकार किसके, शारीरिक वृद्धि के, शारीरिक वृद्धि के, शारीरिक वृद्धि के 5 मुख्य पक्ष या पहलू, 5 मुख्य पहलू, पहलू। बात सही है नहीं है। हाइट यानी लंबाई, भाई आप देखते हैं अचानक से लंबाई बढ़ती है, भाई 6 से 12 वर्ष में आप देखते हैं बच्चे में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, छोटा सा ही लग रहा है। अचानक से आप मिले उससे 3 साल बाद, 16-17 साल का बच्चा एकदम से बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं लगता। मेरा खुद का भाई आज से 4 साल पहले, जब वो शायद कितना 10-11 साल का था, और एकदम से जैसे ही वो 13 क्रॉस किया उसने, एकदम बड़ा दिखने लगा, छोटा सा लगता था। टीन एज, आपने खुद में भी ये अनुभव किया ही होगा, अचानक से हाइट बढ़ जाती है, बड़े हो जाते हैं बच्चे। तो लंबाई में परिवर्तन आता है, यानी हाइट में चेंजेस। वेट में चेंजेस, वेट बोले तो वजन जो है, वजन भी बढ़ता है या घटता है, जो भी हाइट के रेशो में बेसिकली। तो हाइट और वेट में चेंजेस आ रहे होते हैं, बड़ा दिखता है आपको। इवन मास जो है गेन करेगा बच्चा तो बढ़ेगा वो भी। शोल्डर विड्थ, आप देखेंगे पहले भाई शोल्डर विड्थ यानी कंधों की चौड़ाई, तो छोटा सा था मान लो बच्चा, बच्चा दिखता था। अब वो जब हाइट वेट बढ़ा है और ब्रॉड हुए हैं शोल्डर्स, तो आपको लगता है बड़ा है बच्चा, व्यक्ति बड़ा हो गया, है ना। तो कंधों की चौड़ाई, कंधों की, कंधों की चौड़ाई, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका हिप विड्थ, यानी जो हिप्स हैं, जिसको आई थिंक नितंब बोलते हैं, तो हिप विड्थ भी बढ़ेगी। बेसिकली बच्चा बड़ा हुआ है तो फिर सब कुछ ही बढ़ेगा। मसल स्ट्रेंथ, आपकी मांसपेशियों में जान आती है, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में क्षमता का बढ़ना, बढ़ना। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस क्या है भाई, कोई कह रहा प्यार की एक कहानी में होता है वैम्पायर, हाँ इतना ही सिलेबस भी याद कर लो, सब याद है, इतने पुराने पुराने सीरियल्स भी। देखिए लिप्सा आइए, हार्मोनल, वेलकम है आपका जिनकी भी पहली क्लास है। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं भाई,
हार्मोन्स के लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो सीक्रेट करते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से। फीमेल्स में एस्ट्रोजन, मेल्स में हम अगर स्पर्म और इन सब की बातें कर लें तो हार्मोनल बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। वैसे भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जो हार्मोनल लेवल पे हमारे अंदर होते हैं एडोलेसेंस में, क्योंकि प्यूबर्टी हिट कर रही है, यानी सेक्सुअल मेच्योरिटी आ रही है। तो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट सीक्रेट होंगे, सीक्रेट क्या हो गया है मुझे, हाँ मतलब उसका मतलब ये श्राव होगा कई सारे हार्मोन्स का, है ना। अब वो वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा है, सिक्रेशन बोलते हैं, हाँ। तो हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। सेक्सुअल मैचुरेशन यानी लैंगिक परिपक्वता। अब इस जिसमें बच्चा जो है लैंगिक रूप से या सेक्सुअली परिपक्व होगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड्स का आना, मेल्स में दाढ़ी मूंछ आ रही हैं, और बहुत सारी चेंजेस, उनकी आवाज में परिवर्तन, है ना। और ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं जो दिख रहे हैं, या शरीर में परिवर्तन है बेसिकली, दिखे ना भी तो। हाइट, वेट, शोल्डर वेट यानी आपके शोल्डर्स की, कंधों की चौड़ाई, हिप वेट, मसल स्ट्रेंथ आ रही है। अब आप देख रहे हैं पहले से ज्यादा चीजें, अब वो बड़ा हो जाता है। आप पहले छोटा था तो पंजा लड़ाइए तो हार भी जाएगा, अब नहीं हारेगा आसानी से। हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सेक्सुअल मैचुरेशन आ रही है, तो ये बहुत सारे परिवर्तन बच्चे में हो रहे होते हैं इस दौरान। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स डेवलप सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे प्यूबर्टी हिट करती है इस स्टेज में, प्यूबर्टी को हम यौवन अवस्था कहते हैं, कि बेसिकली अब बच्चा जो है परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देने के काबिल बनेगा। इस एज में नहीं बट उस तरफ चल चुका है, तो वो चेंजेस उसमें होने शुरू हो गए हैं, यौवन अवस्था जिसको हम कह रहे हैं। तो सेक्सुअल मेच्योरिटी की तरफ अब वो बढ़ रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स डेवलप सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। कौन से कैसे? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है। प्राथमिक प्राथमिक लैंगिक लक्षण, प्राथमिक लैंगिक लक्षण और गौड़ लैंगिक लक्षण। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली काम आएंगे, रिप्रोडक्शन में यूज होंगे। ठीक, जैसे टेस्टिकल्स और ये आपका पीएनएस फॉर दैट मैटर। फीमेल्स में मतलब डायरेक्टली जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अगर मैं एक शब्द में कहूं, तो वो यहाँ आ जाएंगे, किसमें? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो रिप्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं डायरेक्टली, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनको हम कह रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ये सेकेंडरी हैं जो डायरेक्टली जो है रिप्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहे हैं, बट इनडायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली तो क्या ही, बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिप्रोडक्शन में, बट ये चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड अदर पर्पजेस के लिए। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट साइज का बढ़ना, या फिर मेल्स में उनकी डीप वॉइस हो जाती है ना, दाढ़ी मूछ का आना, तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आए, सॉरी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो रिप्रोडक्शन में पार्ट यूज में नहीं आ रहा, जैसे टेस्टिस, ओवरीज, ये सब प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकेंडरी वो हैं जो इनडायरेक्टली सेकेंडरी पार्ट्स हैं बेसिकली, वो क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जैसे दाढ़ी मूछ का बढ़ना या ब्रेस्ट साइज का बढ़ना या फिर आवाज में चेंजेस, इनका डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि हाँ भाई मेच्योरिटी आ गई है, इसलिए सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनको कह रहे हैं कि वॉइस डीप हो जाती है एंड ऑल। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी लैंगिक परिपक्वता, या लैंगिक परिपक्वता आ रही है बच्चे में। द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है भाई? यौन परिपक्वता और प्रजनन क्षमता की अवधि को यौवन कहा जाता है। यानी अब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बच्चे में बिल्ड हो रही है। अब बच्चा क्या, अब तो वो बड़ा हो गया है। और प्यूबर्टी किसको कहते हैं? बेसिकली प्यूबर्टी की डेफिनेशन है, क्या है प्यूबर्टी की, हाँ कर सकते हो मानी,
नहीं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो वैसे ही रहेंगी क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो यौवनावस्था हम किसको कह रहे हैं, जहां सेक्सुअल मेच्योरिटी आ रही है बच्चे में एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसकी डेवलप हो रही है कि अब वो नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे पाएगा, ये क्षमताएं उसके अंदर विकसित हो रही हैं, इसलिए प्यूबर्टी इसको हम कह रहे हैं। द ग्रोथ स्पर्ट एक चीज है, ग्रोथ स्पर्ट कि आप देखते हैं अचानक से जैसे एक जो बीज है उसका स्फुरण होता है, वैसे ही आपका व्यक्ति में यहाँ पे चेंजेस आते हैं। देखिएगा, परिपक्व होना पहली क्लास है। पेडागोजी स्पेशल में बहुत सारी चीजें जो केवीएस में नहीं हो और कई चीजें केवीएस में हैं जो पेडागोजी स्पेशल में ना हो, तो ये केवीएस के लिए सिर्फ पेडागोजी स्पेशल इन जनरल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है। हाँ, उन्हीं को कर सकते हो हिमानी। देखना, द ग्रोथ स्पर्ट जनरली बिगिंस एट द एज ऑफ 12 और 13 फॉर बॉयज। तो 12 से 13 की एज में हम कह रहे हैं ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट क्या है, अचानक से आप देखते हैं हाइट, वेट, शेप, साइज में परिवर्तन आ गए, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो फूट के एक तरह से बीज अंकुरित हो रहा है। तो बॉयज के लिए 12 से 13 और गर्ल्स में थोड़ा पहले आ जाता है। गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज, ये बात आपको याद रखनी है। लड़कियों में परिपक्वता पहले आती है, लड़कों के मुकाबले लगभग 2 साल का अंतर है। अगर लड़कियों की हम यहाँ बात करें 10 और 11 पे ही गर्ल्स में ग्रोथ स्पर्ट जो है वो आ जाता है फॉर बॉयज एंड एट द एज ऑफ 10 और 11 फॉर गर्ल्स। तो विकास की गति आमतौर पर लड़कों के लिए 12 या 13 साल की उम्र में और लड़कियों के लिए 10 या 11 साल की उम्र में शुरू होती है। बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? तो हमको यहाँ पे ग्रोथ स्पर्ट की बात हुई है कि अचानक से हाइट, वेट, शेप, साइज, हार्मोनल चेंजेस, ये जो परिवर्तन एक साथ होते हैं बहुत तेजी से, हाइट का बढ़ना है ना, ये ग्रोथ स्पर्ट लड़कों के लिए 12 से 13 में शुरू होगा और लड़कियों के लिए 10 से 11 के बीच। तो ग्रोथ स्पर्ट पूछ लेता है कई बार एक नंबर में कि कब शुरू होगा, तो ये आप समझ चुके हैं। अब आती है एक आइडेंटिटी क्राइसिस। अब ये 10 से 12 और 12 से 13 की जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं अर्ली अडोलेसेंस। अडोलेसेंस को भी इन्होंने 2 भागों में जनरली बांट देते हैं, अलग अलग लोगों की, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से अलग अलग है ये भी। किशोरावस्था यानी अडोलेसेंस, किशोरावस्था 12 से 18, 12 से 18 वर्ष, क्या है ये अडोलेसेंस। इसको हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। वो क्या है, अर्ली अडोलेसेंस, अर्ली अडोलेसेंस और लेटर अडोलेसेंस, लेटर अडोलेसेंस, अडोलेसेंस, अर्ली अडोलेसेंस और लेटर अडोलेसेंस। जैसे इसको हम 12 से 14, 12 से 16 इस तरह से भी लोग देखते हैं, और यहाँ पे हम इसको 14 से 16 या 18 तक भी लोग इसको मान के चल सकते हैं। बेसिकली 2 भागों में विभाजित कर लिया। अर्ली में ये है, अब बच्चे का हाइट, वेट, शेप, साइज ये सब चेंज हो रहा है। यहाँ पे लेटर में जाकर के उसका साइकोलॉजिकल चेंजेस भी काफी होते हैं। ये बस एक बेसिक आइडिया के लिए, और कुछ इसमें नहीं है। रैशेस ठीक हो गए आपके। हाँ यार दीक्षा, वो जब मौसम चेंज हुआ था ना अक्टूबर के अराउंड, इस बार काफी रैशेस हुए, वैसे तो कभी नहीं हुए थे। ठीक, चलें आगे बढ़े। चलिए, आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट एक बहुत बड़ा लक्षण है इस स्टेज में। आपने सीटेट पे भी पढ़ा होगा ये तो। पहचान का संकट, मैं हूं कौन, मैं बड़ा हूं, बच्चा हूं, मैं जीवन में क्या करूंगा, लोग मुझे कैसे जानेंगे, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, मैं प्रोफेशनली क्या करूंगा, मैं पर्सनली क्या करूंगा, मेरे क्या इंटरेस्ट हैं, मुझे जीवन कैसे जीना है, मैं हूं कौन, हु एम आई, दुनिया भर की बातें जो है यहाँ पर नहीं सेम है। हाँ, पेडागोजी स्पेशल और केवीएस स्पेशल के सिलेबस में डिफरेंस है आशा, है ना। पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये जो टर्म है ये दिया किसने है, एरिक एरिक्सन नाम के व्यक्ति थे, एरिक्सन। ठीक, तो एरिक्सन ने दिया है ये, एरिक्सन। ठीक, एरिक्सन ने दिया है। और इसमें होता क्या है, अगेन बच्चा वो, उसके बहुत सारे डिलेमाज हैं कि मैं प्रोफेशनली क्या करूं,
तो करियर को लेके चिंता हो सकती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है ना, करियर को लेके चिंता हो सकती है। आप देखते हैं करियर काउंसलिंग इसी स्टेज में कराते हैं हम 11 12 के बच्चों को, है ना। स्पोर्ट्स में जाएगा तो स्पोर्ट्स में जाएगा कि करियर ये करेगा कि वो करेगा, तो वो मैं हूँ कौन, वो एक स्टेबल आइडेंटिटी तलाशने में उसको दिक्कत होती है। तो जिन लोगों को आइडेंटिटी मिल जाती है वो थोड़ा हेल्दी वे में रहते हैं, नहीं तो इसी उम्र में आप देखते हैं बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं कई बार, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वो इमोशंस उनके स्थिर नहीं रहते, 2 मिनट में बहुत ही उतार चढ़ाव है इमोशंस में, है ना। मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन क्लास होगी अभिषेक, ठीक। हाँ, अब वो हो जाएगी शो शिवाली, एक बार देखना रिकॉर्डिंग में चेक करना, इससे पहले की जो 6 7 क्लासेस हैं आपकी। चलिए, हाँ, अभी तो कीर्ति है, किसी को नहीं पता कि एग्जाम होगा कब, सुन रहे थे कि आएगा आएगा फेब में, अभी तक तो देखा नहीं है। अडोलेसेंट्स, बट आएगा तो सही। अडोलेसेंट्स टेंड टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन एन एग्जेजुरेटेड फॉर्म, यानी जो किशोर हैं या किशोरावस्था के बालक या बालिकाएं हैं, वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, एग्जेजुरेटेड फॉर्म में देखते हैं वो, है ना। अडोलेसेंट्स टेंड टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन एन एग्जेजुरेटेड फॉर्म, वो बढ़ा चढ़ा के देखते हैं हर चीज, उनको लगता है दुनिया खत्म हो गई, जरा सा कुछ हो गया, इस दोस्त से लड़ाई हो गई, दुनिया खत्म हो गई, मम्मी ने ये कह दिया, दुनिया खत्म हो गई, या तो हम तो ये कर देंगे, ये क्रांति मचा देंगे, वो हर चीज को एग्जैजरेशन में देखते हैं, बढ़ा चढ़ा अतिशयोक्ति में देखते हैं। वो अलंकार पढ़ा होगा ना आपने हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार, तो इनका वैसा ही है। इनके लिए 2 मिनट में दुनिया खत्म हो जाती है, 2 मिनट में दुनिया बहुत रंगीन हो जाती है, बेस्ट है सब कुछ, और एकदम से सब कुछ तबाह है। तो ये एक्सट्रीम्स में देखते हैं चीजों को, है ना, एग्जैजुरेटेड फॉर्म में, जितनी रियलिटी अच्छी नहीं है उससे ज्यादा अच्छी दिखेगी, जितनी खराब नहीं है उससे ज्यादा खराब दिखेगी, मतलब एक्सट्रीम में दिखती है। तो ये हर बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, अरे तुम्हें पता है, अरे तुम्हारे पास ये बाइक है, अरे हमारे फलाने जी के पास तो ये बाइक है, मतलब थोड़ा सा एग्जैजुरेशन, फेंकू बनती आ जाती है आम भाषा में अगर मैं कहूं तो। एज पर डेविड, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट काल है, ये ध्यान रखिएगा। एडोलेसेंस को कहा जाता है कि ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है। एडोलेसेंस डिफिकल्ट पीरियड है, हम इसका कितना भी मजाक उड़ाएं, या मतलब मजाक तो क्या, हम तो आम बातें कर रहे हैं, लेकिन एडोलेसेंस की अगर हम बात करें या किशोरावस्था की बात करें तो ये डिफिकल्ट एज है अपने आप में। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, अगर हम बात करें, ये क्या है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक। तनाव एवं तूफान का काल है, तनाव एवं तूफान का काल है, तूफान का काल है, ठीक है। यानी पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है। किसने कहा है, ये स्टैनली हॉल नाम के एक व्यक्ति थे, स्टैनली हॉल, एडोलसेंस पे इन्होंने बहुत काम किया। स्टैनली, स्टैनली का डब्बा देखी होगी आपने, एक मूवी, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल की अगर हम बात करें, स्टैनली हॉल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम किशोरावस्था था, इनकी बुक का नाम ही किशोरावस्था था। तो एडोलसेंस पे इन्होंने काफी रिसर्च की बेसिकली, ठीक। और उन्होंने कहा तनाव एवं तूफान का काल है, ऑल द बेस्ट भाई हिमानी, तनाव एवं तूफान का काल है, यानी बच्चा बहुत तनाव में रहता है, तूफान में रहता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल बेसिकली। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हर तरह के परिवर्तन हो रहे हैं शरीर में, मन में, हार्मोनल लेवल पे, मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना लड़कियों में अपने आप में एक तनाव का कारण बन जाता है कई बार। आपका जो बॉडी इमेज इश्यूज हो जाते हैं कि मैं पतली हूँ कि मोटी हूँ, पिंपल शुरू हो गए, या दाढ़ी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बड़ा उतार चढ़ाव का पीरियड है, इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं हर लेवल पे, तो ये तनाव एवं तूफान का काल, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड बन जाता है। बात सही है या नहीं है? सही है। तो एज पर डेविड एल्काइंड, एक व्यक्ति हैं डेविड एल्काइंड, डेविड, डेविड एल्काइंड, एल्काइंड, उनके अनुसार अगर हम देखें, उन्होंने एक टर्म दिया है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। एक तो ईगोसेंट्रिज्म होता है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं, हाँ कमेंट शो हो रहे हैं अंजलि, जिसको हम अहम केंद्रिता कह रहे हैं, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, खुद पे ही ध्यान देता है। एडोलेसेंस में भी एक तरह का ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रिता होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अहम केंद्रित होता है यानी स्व केंद्रित होता है, अगर मैं कहूँ क्या है, जो बच्चा है वो स्व केंद्रित है,
स्व केंद्रित होता है। ठीक, इमेजिनरी ऑडियंस, अब ये एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म में दो फैक्टर्स हैं, दो चीजें हैं जिससे मिलकर के ये बनता है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। देखते हैं एक बार। देखना एक बार, तो अगर हम बात कर रहे हैं डेविड एल्काइन की, तो अडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल, ये दो प्रकार होते हैं ईगोसेंट्रिज्म के एडोलसेंस में। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होती है? काल्पनिक दर्शक। अब 12 से 18 साल में आप देखेंगे, एक तो बच्चा अपने मैं दिख कैसा रहा हूँ, शीशे में बार बार दिखता है 70 चीजें, मेरी बॉडी इमेज इशूज होते हैं उसको कि कहीं मैं पतला हूँ, ज्यादा मोटा हूँ, ज्यादा ये हूँ, ज्यादा वैसा हूँ, ये पिंपल आ गया, वो दुनिया खत्म हो गई, एग्जैजरेटेड फॉर्म में तो चीजें चली रही हैं। तो इमेजिनरी ऑडियंस का एक कॉन्सेप्ट है। देखो, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये है सेंटर में वो खुद है। तो अब इसमें इमेजिनरी ऑडियंस का जो कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार है ये एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म का, यानी किशोरावस्था की अहम केंद्रिता का, स्व केंद्रिता का प्रकार है इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस बोले तो उसको लगता है सबका ध्यान मेरे पे ही है। वो किसी पार्टी में गया है, स्कूल के किसी फंक्शन में गया है, कहीं है, इस क्लास में है, उसको लगता है सब मुझे देख रहे हैं। दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे किसी पार्टी में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं पे, और इसको लग रहा है सबका ध्यान इसी पे है, यही दुनिया का सेंटर है ना। तो इमेजिन कर रहा है कि इमेजिनरी ऑडियंस है, काल्पनिक दर्शक है कि सबका ध्यान उस पे है। ऑडियंस है एक, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो ऑडियंस में बैठे हैं, या ऑडियंस है कोई थिएटर प्ले देखने गए हैं तो वहां आप बैठे हैं, तो सेंटर में ये खुद है। सेंटर में क्या है? खुद है ये डेविड एल्काइंड एक व्यक्ति थे, उन्होंने दो प्रकार दिए हैं। तो इमेजिनरी ऑडियंस, उसको लग रहा है सबका ध्यान उस पे, वो इमेजिन कर रहा है कि ऑडियंस है एक जो मुझे ही देख रही है हर टाइम, मैं ही हूं अपनी पिक्चर का हीरो, ला 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 ला। तो ये इमेजिनरी ऑडियंस का कॉन्सेप्ट। पर्सनल फेबल, पर्सनल फेबल क्या है? व्यक्तिगत कथाएं। वो अपनी ऐसी कथाओं में रहता है, उसके दिमाग में एक फेबल है, अपनी एक स्टोरी है कि मैं तो दुनिया का सेंटर हूं, मैं तो बाइक लिटा के भी चलाऊं तो मुझे कुछ ना हो, मैं तो अजर अमर हो गया हूं। वो जो अमरीश पुरी का डायलॉग था, क्या कहते हैं उसको, कि अमरीश पुरी का डायलॉग नहीं था वो, कि ना कोई दाएं से बाएं से उत्तर से दक्षिण से फलाना से ये से वो से, कि कोई मुझे नहीं मार सकता। तो उसको वैसा ही लगता है कि मैं तो शायद इमॉर्टल टाइप हूं, कि मैं तो बाइक 150 पे भी चलाऊं लिटा के तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो उसके दिमाग में अपनी एक कथा है जो वो बना करके बैठा है, मैं कुछ स्पेशल हूं, मैं अलग हूं दुनिया से। चलो खैर, इतना तो होना भी चाहिए कि बस, मतलब इतना नहीं कि बाइक आपकी आपको चोट लग जाए और आप ये मानो ही ना कि मुझे थोड़ी लगेगी। बट हाँ, ये वाला कि ठीक है, स्पेशल तो हर इंसान को अपने बारे में महसूस कर लो, क्या दिक्कत है, स्पेशल भी और नॉर्मल भी, खैर वो एक अलग कहानी है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाने से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ विकार हैं जो इस अवस्था में यानी एडोलसेंस में पाए जाते हैं। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलीमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया नर्वोसा पूछ लिए जाते हैं ये सब एक एक नंबर में। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, स्पेशली गर्ल्स में या फीमेल्स में ये देखने को मिलता है, खाना छोड़ देंगी, डाइटिंग पे चली जाएंगी, उनको लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, चाहे नॉर्मली वेट एकदम नॉर्मल हो, बट फिर भी खाना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वेट बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि उनका फिगर जो है वो खराब हो रहा है, तो वो खाना छोड़ देते हैं, फास्टिंग पे चले जाएंगे। फास्टिंग, डाइटिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो इंसान जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है, कई बार वो भी नहीं मिल रहा फास्टिंग के चक्कर में, क्योंकि उनको लग रहा होता है। ये एक तरह का डिसऑर्डर है। बुलीमिया है इसका ऑपोजिट। बुलीमिया में इंसान बिंज ईट करेगा, खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, और इतना खा लेगा कि फिर उगलने की नौबत आ जाती है, उल्टियां करने की नौबत आ जाती है। बिंज ईटिंग जिसको हम कह रहे हैं, क्या है यहाँ पे? बिंज ईटिंग। बात सही है, बुलीमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया में फास्टिंग हो गई कि वहां खा ही नहीं रहे जितने की जरूरत है, ये बुलीमिया में खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो। तो बुलीमिया बी से है, इसी से बिंज भी याद रख लेना। बिंज का मतलब होता है लगातार, जैसे बिंज वॉच करते हैं लोग आजकल, कि एक टीवी सीरीज शुरू की और एक एपिसोड से दूसरा एपिसोड सारे के सारे जब तक खत्म नहीं कर देंगे उठ नहीं रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे बैठे रह रहे हैं।
आप मत करना, आपको तैयारी करनी है, नौकरी लेनी है, आपका समय बेहद महत्वपूर्ण है। इससे अच्छा कहीं एक्सरसाइज कर लो, टाइम कहीं और लगा लो, घर में बैठ के गप्पे मार लो थोड़ी देर, जो रियल लाइफ एक्टिविटी है वो कर लो, बजाय कि स्क्रीन में बैठे रहने के। क्योंकि आजकल आपको पढ़ाई भी स्क्रीन पे ही करनी है, और हमारे लिए भी एज टीचर्स हमारे लिए भी यही दिक्कत है। और मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ। अभी मैं 4 दिन छुट्टी पे थी, मैंने बहुत कोशिश की है। कोशिश क्या की है, मतलब बाय डिफॉल्ट ही मेरा हो जाता है। मैं तो उस स्टेज पे आ चुकी हूँ पिछले 8 साल में, इतना स्क्रीन पे काम कर लिया। अब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो भी स्क्रीन है, पढ़ा रही हूँ तो भी स्क्रीन है, पीपीटी बनती है तो लैपटॉप पे बनती है, आपके कमेंट्स चेक कर रही हूँ तो फोन में चेक कर रही हूँ, कहीं से कुछ आ रहा है, टीम से कनेक्टिविटी है तो वो स्क्रीन पे है, यहाँ खुद को देख रही हूँ कैमरा में तो भी वो स्क्रीन है, लाइट्स हैं दुनिया भर की। तो तामझाम पूरी जिंदगी जो है स्क्रीन के अराउंड ही हो गई है। कई बार आप पीडीएफ पढ़ रहे होते हो तो भी स्क्रीन पे ही पढ़ रहे हो। तो इस चक्कर में मेरा तो इतना एग्जॉशन पॉइंट आ चुका है कि मैं तो अब बाहर जाती हूँ। ये कई सालों से हो रहा है, पहले तो फिर भी बहुत, क्योंकि चलता ही रहता था, काम इतना ज्यादा था। अब तो मैं खुद ही स्लो डाउन किया हुआ है बाय चॉइस, कि मैं कम ही काम करूंगी, शांति से, थोड़ा सा शांति चाहिए जीवन में। तो वो वैसा है कि मेरे को छोड़ नहीं, मतलब मैं देखना ही नहीं चाहती क्या चल रहा है दुनिया में। अगर मैं बाहर गई हूँ, ट्रिप पे गई हूँ, सफारी पे गई हूँ, कहीं और गई हूँ ट्रिप पे, तो मैं चाहती हूँ यार मैं आसपास यहाँ देखूं, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, बजाय कि फोन में बैठने के। तो वो एक चीज है। हाँ, तो कोशिश ये करनी है कि बिंज वॉच या कोई सीरीज देखने की बजाय, जब आपकी तैयारी का टाइम है, तो आप, क्योंकि क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहे होते हो, कई बार पीडीएफ टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होते हो, तो वो सब आप क्या कर पाओ। उसके अलावा जब आपको मौका मिल रहा है तो आप या तो रियल लाइफ में जुड़ पाओ किसी के साथ, या तो आपके पेरेंट्स हो, दोस्त हो, फोन पे ही बात कर लो चाहे किसी से, है ना। या कुछ ऐसा कर पाओ, कुछ खेल लिया, जिम चले गए, कुछ योगा कर लिया, कुछ भी जो हो सके, जो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। खैर, ये ज्ञान मैंने आपको दे दिया फ्री फंड में। बट ये है बात यहाँ पे बुलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा की, इनको हिंदी में भी यही कहेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं एडोलेसेंस के बारे में जो आप याद रखने योग्य हैं, जैसे मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ टाइम, यानी काफी कठिन काल है, सबसे मुश्किल काल है ये। क्योंकि इतने सारे चेंजेस दोबारा जीवन में नहीं हो रहे होते हैं, कि आपके शरीर में, मन में, हर तरह के हार्मोन लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, करियर कहीं सेट नहीं हुआ, ना आप बच्चे हो ना बड़े हो, इतनी दुविधा का काल है अपने आप में। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड है, यानी कठिन काल है। क्या है? कठिन काल है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। इसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि पहचान का संकट, मैं हूं कौन, मैं बड़ा हूं कि बच्चा हूं, मैं आगे करियर में क्या करूंगा, मेरा घर में क्या रोल है ना। तो हर तरह के विचार, हर तरह के सवाल यहाँ पे होते हैं बच्चे के मन में। बात सही है नहीं? तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का काल भी हो गया, यानी पहचान के संकट का भी काम हो गया। ओवर थिंकिंग सबको होती है भाई थोड़ी बहुत, बस उसके होते होने के बावजूद जो आपको दिन का मान लो 4 घंटे पढ़ाई करनी है तो वो करनी है ना। सबको सब कुछ हो रहा है आज की दुनिया में, क्योंकि स्क्रीन एंड ऑल, और पहले अलग तरह की समस्याएं थी, आज अलग तरह की समस्याएं हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी पक्की आपकी होनी चाहिए, और दूसरा जितना काम आपको करना है दिन का, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना भी आपने सोचा है कि मुझे पढ़ना है, होगा किसी दिन 8 घंटे भी पढ़ोगे, किसी दिन 4 भी होगा, किसी दिन 2 भी होगा, लेकिन वो छोड़ना नहीं है, उसको रखना कंटिन्यूटी में। उसके बावजूद फिर जो दुनिया का दुख महसूस करना है, सोच लो आज शाम को 6 बजे बैठ के परेशान होंगे, हालांकि इतना आसान नहीं होता। अच्छी हैंडराइटिंग बनी, आपकी हैंडराइटिंग सुधार हुआ, सुधार नहीं, ये तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और खराब हुई है ये स्टूडियो चेंज होने के बाद, सॉफ्टवेयर ठीक ही नहीं हो पाया है वो। बट हाँ, काफी सुधार हुआ था, ये कह सकते हैं। बट आजकल तो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। I want some counseling that how can I prepare for KVS TGT maths? I am housewife. How much time I have to devote to in study? उर्मी, इसके लिए आप अलग से जो है या तो मेल कर दीजिए। बाकी इसमें सिंपल है, आप प्रीवियस ईयर देखिए और देखिए कि इंटरनेट पे कहाँ से आप मैथ्स पढ़ सकते हैं या खुद से पढ़ सकते हैं, क्या आता है। पेडागोजी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। इंग्लिश हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर एक बेसिक किताब ले लो, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दुनिया से अलग करना है। मैम, आप जिम जाते हो? जिम जाती हूँ, अभी इस महीने में 6 दिन गई हूँ मैं। अब जाना है, मतलब बेसिकली मेरा जिम ही रेनोवेशन पे था बहुत महीनों से, और बीच में मैं, ऐसा है कि महीने में 15 दिन, 10 दिन, 3 महीने मैंने योगा किया। और खुद के एक्सपीरियंस, मतलब मैं कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो पाता है इस साल, मतलब हो पाता है लेकिन उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। और पिछले साल मेरी तबीयत भी खराब हुई इन बिटवीन। तो बट इस साल से ये है कि बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी को, यानी जिम ही है अभी मेजरली, तो इस लेवल पे ले आए इंसान कि वो बाय डिफॉल्ट ही आदत में आ जाए, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाए। अभी तो ऐसा है, कर लिया नहीं किया, कर लिया नहीं किया टाइप्स, बट वो जरूरी है, एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, देखना एक बार। और ये सब तो हम जानते ही हैं कि शारीरिक एक्टिविटी तो जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, जिम हो, पिलाटेस हो, आपका दौड़ना ही हो, चाहे योगा हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है मैनी सोशल, यानी सामाजिक परिवर्तन आ रहे होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस,
और यानी अब उसको समाज में बिहेव करना या समाज में क्या सही है क्या गलत है, वो क्रांतिकारी विचार भी इसी अवस्था में आते हैं ना। तो मैनी सोशल बायोलॉजिकल यानी शारीरिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, पर्सनल चेंजेस कि वो खुद को कैसे देखता है एंड ऑल। ट्रांजिशनल स्टेज, परिवर्तन का काल। ट्रांजिशन का तो हमें पता ही है कि बच्चे से बड़े में, ब्रिज पीरियड भी हम इसको कह ही रहे हैं, ठीक, इतना तो हमको पता ही है। अच्छा, इसको एक और कहते हैं दहलीज कहते हैं हम इसको, अभी आएगा आगे। दहलीज कहते हैं, बेसिकली दहलीज क्या होता है, दहलीज इज योर, ये थ्रेशोल्ड है, क्योंकि यहीं पे बताना जरूरी है ये ब्रिज और ट्रांजिशन पीरियड के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रह जाएगा इसी से जुड़ा हुआ है। ब्रिज पीरियड यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो आपको, अगर सच में अच्छा टीचर है, कुछ लोग तो खैर कॉपी करके ये चीज सीख जाते हैं, वो भी अच्छी बात लगती है मुझे, तो चलो सीख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं बहुत करने की कोशिश करती हूँ हमेशा से ही कि जो चीजें जहां बतानी चाहिए वहां बताए, और ये आपको एक्सपीरियंस टीचर करके दे पाएगा कि जहां जो चीज इंपॉर्टेंट है, ताकि कनेक्ट होके याद रख पाओ आप। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनरिलेटेड फेंक दिया आपके सामने, ऐसे तो सारी इन्फॉर्मेशन फिर किताबों में भी है आजकल, तो कनेक्टेड हो जिससे चीजें याद रह पाए, ठीक। तो ब्रिज यानी पुल काल कह लीजिए आप। दूसरा हम इसको कह रहे हैं ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड यानी संक्रमण काल, संक्रमण काल। क्या है संक्रमण काल? और यहीं पे एक चीज आएगा जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, दहलीज, दरवाजा, थ्रेशोल्ड पीरियड। थ्रेशोल्ड पीरियड किस चीज के लिए? थ्रेशोल्ड पीरियड कहां से, यानी दरवाजा है, चौखट है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडोलेसेंस, चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, बीच में जो चौखट है, जो दरवाजा है, जैसे आप मंदिर में भी एंट्री कर रहे हैं तो मंदिर के इस बाहर, मंदिर के दरवाजे के बाहर दुनिया है और अंदर क्या है, मंदिर है, यानी अडोलसेंस है, और जब बाहर निकलेंगे तो अडल्टहुड निकलेगा। ये खैर गलत हो गया थोड़ा एग्जांपल, ये यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा, बट इट्स लाइक ट्रांजिशन होके निकलेंगे आप। यहाँ पे आप चाइल्डहुड से इसमें अडोलसेंस में गए, ट्रांजिशन हुआ, आप बने वेम्पायर, और ठीक। तो ट्रूएंसी होती है कि स्कूल से पलायनवाद, भागने की, बंक मारने की, और ये सारी चीजें, हाँ, ये होती हैं इस स्टेज में। तो चाइल्डहुड की जब हम बात करें, थ्रेशोल्ड पीरियड यानी चौखट वाला टाइम है, दहलीज पे, है ना, गानों में बहुत यूज होता है ये वर्ड दहलीज, ठीक है। दरवाजा अगर मैं कहूं तो दरवाजा है किशोरावस्था, किसके लिए? बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की तरफ जाने की ओर, वयस्कावस्था की ओर जाने के लिए, बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर जाना, यहीं पे आएगा। देखो, हिमानी कह रही है सारा दिन तो क्लास में निकल जाता है, फिर एक्स्ट्रा टाइम में एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। देखो, जब आप क्लास ले रहे हो ना, और आपको पता है आप दिन की 4 क्लास ले रहे हो, वो क्लास लेके रिवाइज कर लो उस दिन का उसी दिन, मोर देन इनफ है। सब कुछ एक साथ नहीं करना है कि मैं तो मॉक भी उसी दिन लगाऊंगी, मैं तो रिवीजन भी, मैं तो नोट्स भी, मैं तो फलाना भी, मैं तो ये भी। अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो 4 घंटे पढ़ लिया है आपने, 2 घंटे और पढ़ लो, भाई जिसकी जैसी कैपेसिटी है, लेकिन कम से कम ये बेयर मिनिमम मैं बता रही हूँ, एक्स्ट्रा कितना भी कर लो, कि जितनी क्लासेस अटेंड किए उनका रिवीजन कर लो उसी के उसी दिन, एक बार नजर तो मार लो कि ये पढ़ा था। समझ रहे हो? ये नहीं है कि क्लास वाले दिन ही आपको सब कुछ कर देना है, सारा कुछ उसी दिन उड़ा देंगे, नहीं। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड भी है, चौखट या दहलीज, या इसको हम थ्रेशोल्ड पीरियड भी कहते हैं। फेस एडोलसेंट्स फेस एडजस्टमेंट इश्यूज, इनको समायोजन में समस्याएं होती हैं। समायोजन क्या है? जो समाज है, जो दुनिया है, जो ये है, उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने दहलीज लिखा, मैं गाना गाने लगी, वेरी गुड सुधा। डोरेमोन वाला दरवाजा है, हाँ, कह सकते हो कि कुछ और ही निकलेगा फिर बन के। तो फेस इसके अंदर गए, यानी चाइल्डहुड से इस दरवाजे के अंदर गए, जिसको अडोलेसेंस कह रहे हैं, तो अडल्ट बन के निकलोगे, ठीक। ये दरवाजे की कहानी थी, ठीक है जी। एनीवेज, फेस एडजस्टमेंट इश्यूज यानी समायोजन की समस्याएं होती हैं बच्चों को, यानी सेटल होने की समाज में। जो एनवायरमेंट, बहुत लड़ाइयां आपको देखने को मिलेंगी माँ बाप से, क्योंकि इनकी अपनी एक सोच बन रही होती है, ये अलग तरह से देख रहे हैं दुनिया को, माँ बाप का अलग सेटअप है, हर चीज से इनको क्वेश्चन मार्क या शिकायत होती है। तो जो है और जो मन में है, वो उसके साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। हाँ, मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट खूब होता है यहाँ पे, अपने विचार लेकर के आएगा वो। तो फेस एडजस्ट, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है जो इस अवस्था में नहीं हो रहा।
तो फेस एडजस्टमेंट इश्यूज, समायोजन की समस्याएं होती हैं, एनवायरमेंट में एडजस्ट करने की दिक्कत इनको होती है, बहुत लड़ाइयां, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी क्रांतियां इस उम्र के बच्चे, इस उम्र के लोग लाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स क्या है भाई? बच्चे के मूड में परिवर्तन बहुत तेजी से आ रहा है क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। 1 मिनट में आप देखेंगे खुश हो गया, 1 मिनट में गुस्सा आ जाएगा। तो बिकम अग्रेसिव एट टाइम्स, कई बार अग्रेसिव भी या आक्रामक भी हो जाता है व्यवहार, चिड़चिड़े होते हैं, है ना। इमोशनल इंस्टेबिलिटी है कुल मिलाकर के, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल डैमेज बेसिकली इस अवस्था में देखने को मिलता है। मजाक कर रही हूँ, है ना, वो इंटरनेट पे चलता था ना। हाँ हिमानी कोई बात नहीं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं है ये, इंस्टेबिलिटी, इन लगा दिया मतलब स्टेबिलिटी की कमी है। तो सामवेगिक अस्थिरता, सामवेगिक अस्थिरता, ठीक, सामवेगिक अस्थिरता। राइट मैम, आई हैव टीनेजर किड्स। हाँ बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए भी उनको संभालना, उनका खुद के लिए खुद को संभालना काफी मुश्किल है, टीनेजर्स के अराउंड होना और उनको मैनेज कर पाना। इवन टीचर्स के लिए भी मुश्किल होता है, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है, उनके खुद के लिए तो है ही मुश्किल। अभी किसी को नहीं पता सिया कब तक आएगा नोटिस। इमोशनल इंस्टेबिलिटी अप्रैल तक मान के चल रहे हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी सामवेगिक अस्थिरता, इमोशंस स्टेबल नहीं है, 1 मिनट में कुछ फील कर रहे हैं, दूसरे मिनट कुछ और फील करेंगे, यानी मूड स्विंग्स है। क्या है? मूड स्विंग्स है। स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, बसंत ऋतु भी कहते हैं कई लोग इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी जितनी इस टाइम पे होती है शायद ही किसी और पीरियड में होती है। गोल्डन पीरियड कई लोग कह देते हैं, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा सीरियस लेना नहीं है। थॉट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल, ये इंपॉर्टेंट है कि अमूर्त चिंतन, यानी जो चीज सामने नहीं है, फिजिक्स मैथ्स ये सब पढ़ेंगे, आपको आईआईटी तैयारियां करते नजर आ जाएंगे, है ना, फिलोसफी पढ़ते हुए नजर आ जाएंगे, मतलब समझते हुए। तो अमूर्त चिंतन जो सामने नहीं है, एक होता है कॉन्क्रीट जो सामने है, जैसे ये पेन कॉन्क्रीट है, इसको टच फील कर सकते हैं। तो जो छोटा बच्चा 6 से 12 वर्ष का, उसको ये तो समझ में आएगा, लेकिन कुछ आइडिया में आपने बता दिया तो हो सकता है दिक्कत हो। लेकिन यहाँ पे आइडियाज भी समझ में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी समझ में आती हैं और थॉट लॉजिकल हो जाता है, यानी तर्क को वो समझने लगता है। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, थ्रेशोल्ड टू अडल्टहुड। ये बात हम अभी कर चुके हैं, जो हमने ब्रिज पीरियड और ट्रांजिशन के साथ साथ पढ़ी थी। वयस्क अवस्था की दहलीज है, यानी अडल्टहुड के का दरवाजा है कि जहां से आप अडोलसेंस से अडल्टहुड में जाते हैं, एक अडल्ट बन जाएंगे, फिर आपका आधार कार्ड भी होगा, आप वोट भी देंगे, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा, सब कुछ होगा। इज अ टाइम ऑफ अनरियलिज्म। इस अवस्था में यानी अडोलसेंस में अवास्तविकता का समय कहा जाता है इसको, यानी थोड़ा अनरियलिस्टिक बातें कई बार वो कर सकता है, अपने ही दुनिया में वो रह सकता है, इमेजिनरी दुनिया में कई बार वो रह सकता है, ठीक। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का सर्वाधिक विकास यहां तक हो चुका होता है। हालांकि कुछ पार्ट्स हैं जो आपके ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, पीएफसी बोलते हैं, वो 25 साल की उम्र तक होती है विकसित। बट अगर हम स्कूल लेवल पे देखेंगे तो आज तक अडोलसेंट में मैक्सिमम लेवल, बाकी सारी स्टेजेस से मैक्सिमम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट यानी बुद्धि का अच्छा खासा विकास हो चुका है। अब आप उसको फिजिक्स पढ़ा लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ा लीजिए, कोई और सब्जेक्ट पढ़ा लीजिए, जो मुश्किल आपको लगता हो वो पढ़ पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप यानी ठीक ठाक दिमाग का विकास उसका मैक्सिमम हो चुका है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व के गुणों की क्षमता भी यहाँ पे विकसित होती है। कैसे होती है? लीडरशिप मतलब जो नेतृत्व, नेता बनना कह लो एक तरह से, वो क्षमताएं होती हैं। मॉनिटर बनाना, स्कूल में स्कूल बॉय बॉय यानी हेड गर्ल, हेड बॉय, ये सारी चीजें विकसित होती हैं। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग क्या है? दिवा स्वप्न, यानी दिन में खुली आंखों से सपने देखता है, वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है ना। वो अपनी एक दुनिया, अरे एक दिन मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा, फैंटेसी, खुली आंखों से सपने देखता है वो, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग। कि अरे पता है मैं तुमको ये करूंगा, तो जब मैं चांद पे जाऊंगा तो ऐसे होगा, मतलब जो कि ठीक है, इस अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक है इस अवस्था का। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सामवेगिक अस्थिरता, इमोशंस स्टेबल नहीं होते, ये हम कर ही चुके हैं। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी भी आप इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में, लैक ऑफ इमोशनल, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी यानी सामवेगिक या इमोशंस की स्थिरता में कमी है ना। पीयर इन्फ्लुएंस, सहपाठियों का बेहद इन्फ्लुएंस होता है, जो उसके यार दोस्त फ्रेंड्स हैं, पीयर्स मतलब सेम एज के लोग, चाहे वो उसकी
मौसी के बच्चे हों, चाहे वो उसकी बुआ जी के बच्चे हों, वो बेसिकली जो उसके सेम एज के बच्चे हैं, चाहे वो उसके दोस्त आस पड़ोस के हों, स्कूल के हों, किसी फिटनेस क्लब जाता है वहां हो, है ना। टेंडेंसी ऑफ हीरो वर्शिप यानी वीर पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा की प्रवृत्ति यानी उसको लगता है कोई उसका हीरो है, कोई किसी एक्टर को वो फॉलो करता है, किसी यूट्यूबर को फॉलो करता है आज के जमाने में, तो उसको लगेगा वो बेस्ट है और वो जैसा हेयर कट कराता है मैं भी ऐसा ही कराऊं, जो बात वो कह रहा है वो सही है, जिस ब्रांड को खरीदने को उसने कह दिया वो सही है, जैसी बाइक वो चलाता है वही चाहिए। तो हीरो वर्शिप, वीर पूजा। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी यानी आपराधिक प्रवृत्ति का विकास भी कई बार इसी उम्र में देखने को मिलता है कि अगर सही से सही माहौल नहीं मिला या हो सकता है कि वो गलत राह पे चला जाए, तो इस टाइम पे बच्चों का पेरेंट्स का मतलब बच्चों के साथ या एडोलसेंट्स के साथ टीचर्स और पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, उनका दोस्त की तरह बनना बहुत जरूरी है ताकि वो चीजें शेयर कर पाए। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी यानी आपराधिक प्रवृत्ति का विकास। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो देखते हैं यहाँ पे ट्रूएंसी होती है, स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं, पलायन जिसको हम कहते हैं बेसिकली, वो इस अवस्था में कई बार देखने को मिलता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसको ऐसे देख सकते हो कि बंक मारना एंड ऑल। और दूसरा कई बार ऐसे क्राइम्स वगैरह भी आ जाते हैं सामने, जैसे आप कुछ साल पहले सुना होगा एक टीचर को ही मार दिया कुछ बच्चों ने। और इस तरह की बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें होती हैं कई बार कि अगर वो क्रिमिनल टेंडेंसी, चोरी हुआ कुछ और हुआ, वो विकसित हो जाएंगी अगर सही माहौल नहीं मिला तो, है ना। वोकेशनल इवन बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू ये सब मतलब नशों में भी इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी इस समय पे होती है। वोकेशनल एंग्जाइटी, तो ध्यान ज्यादा रखना होता है बेसिकली इस टाइम बच्चों का। वोकेशनल एंग्जाइटी यानी व्यावसायिक चिंता। वोकेशनल एंग्जाइटी है क्या करेंगे जीवन में, क्या काम करेंगे, कौन सी जॉब में जाएंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैथ्स लें, साइंस लें, ह्यूमैनिटीज लें, क्या लें पता नहीं। तो ये वोकेशनल एंग्जाइटी भी होती है, व्यावसायिक चिंता भी होती है कि करियर में क्या करना है आगे। तो ये भी इसी अवस्था में होती है। ब्रिज पीरियड के रूप में आप इसको भी देख सकते हैं। अब ये हम अगली क्लास में करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मुझे कराने हैं क्योंकि ये टॉपिक अलग से आपका दिया हुआ है, जरूरी है। मैम हीरो वर्शिप में तो मैं आपको रखती हूँ, अरे यार मत रखो, बहुत ही भारी टर्म है, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं और जब हम हीरो वर्शिप कर रहे होते हैं तो हम उसकी कमियां नहीं देखते हैं, या फिर हमें जरा सी भी कमी दिखती है तो फिर हम कहते हैं कल तक हम पूजा कर रहे थे, फिर हम सीधे गालियां देते हैं। तो इससे अच्छा है सीखिए। वैसे टीचर्स मतलब टीचर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो सही आदर्श प्रस्तुत करें, हालांकि हैं वो भी इंसान ही, बट फिर भी अगेन क्लास में तो एटलीस्ट। धन्यवाद। फिर भी आपने ऐसा कहा, और कोई बात हो तो आप बता सकते हैं। एमसीक्यू में कराऊंगी ना, और कुछ कुछ आपको देंगे भी, डोंट वरी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। मिलते हैं परसों। मंडे वेंसडे फ्राइडे होती है ना क्लास, आज वेंसडे फ्राइडे मिलेंगे परसों। ठीक, कोई और आपके मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, आज हमने थोड़ा ज्यादा लंबा खींच दिया है क्लास को। चलिए, कोई और उनमें सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप मेरा कमेंट नहीं देखते हो। सोनी, कई बार मिस हो जाते हैं कमेंट्स। रजिया क्या कह रहे हैं, होगी वो भी होगी। जो क्लास अभी नहीं चल रही जैसे कंप्यूटर की, तो वो ज्यादा सिलेबस नहीं है, हो जाएगा बाद में, डोंट वरी। जो जो क्लासेस चल रही हैं वो तो अटेंड करते जाओ, सिलेबस तो सारा कुछ कराना ही है आपको। तो कुछ क्लासेस हो सकता है लेट शुरू हो तो लेट खत्म हो, जल्दी शुरू हो गई हैं वो जल्दी खत्म हो जाए वो सब्जेक्ट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नवीन, हम इसी की तो बात कर रहे थे कि इस उम्र में एडोलेसेंस में वो पेरेंट्स की भी बात नहीं सुनता, वो अपने दोस्तों की, पीयर ग्रुप और फ्रेंड्स की भी बात ज्यादा सुनना पसंद करता है। उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, मेरा दोस्त यहाँ पे पार्टी कर रहा है, मैं भी यहाँ पे बर्थडे पार्टी दूंगा, ये करूंगा, उसके पास तो ये, मुझे भी ये वाला फोन चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत होती हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, टेक केयर, बाय।